एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार। एक्चुअली मुझे पता है आप लोग मुझसे थोड़ा बहुत तो नाराज़ हो ही। एक तो मैं इतनी सैड स्टोरी लेकर आई, ऊपर से दूसरी स्टोरी में भी मैंने विंग की शादी किसी और से करा दी, तो आप लोगों को थोड़ा सा गुस्सा तो होना ही बनता है, मैं समझ सकती हूँ। सो उसके सॉरी कहने के इरादे से या कहूँ मैं उसके कंपनसेशन में मैं आपके लिए ये वन शॉट लेकर आई हूँ जिसमें सब कुछ हैप्पी 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 है, बस एक ट्विस्ट के साथ में, क्योंकि बिना ट्विस्ट के स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती। कुछ तो मसालेदार होना चाहिए ना, तो बस वही है और कुछ भी नहीं। बाकी स्टोरी हम मैरिज के बाद स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर वांग और विंग की मैरिज ऑलरेडी हो चुकी होगी, उसके बाद से स्टोरी स्टार्ट होगी। तो आपको उन दोनों को दूर दूर तो देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक चुलबुला सा विंग ज़रूर दिखाई देगा जो अपने हस्बैंड के अटेंशन के लिए बहुत सारी उटपटांग हरकतें करेगा, और आपको एक बहुत ही मैच्योर क्लासी हस्बैंड दिखाई देगा, लान वांग जी, जो अपने हर एक काम के साथ में एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो अपनी वाइफ के लिए एकदम बुद्धू है, क्योंकि उसे प्यार व्यार वाली चीज़ें पता ही नहीं है। तो चलिए इस सफ़र को आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा, जहाँ पर एक बुद्धू सा हस्बैंड प्यार कैसे करना है ये सीखेगा, और एक चोली सा लड़का जिसकी अभी अभी शादी होगी वांग जी से, वो कैसे थोड़ा सा मैच्योर बनेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सफ़र में। पहला सीन जहाँ पर हम विंग को देखते हैं। विंग जो बहुत ही सुंदर से अटायर में रेडी हो चुका है, फुल्ली चाइनीज़ अटायर में कवर्ड है। ये तो उसका बचपन से सपना था, हर एक ओमेगा की तरह, कि वो भी एक दिन बड़ा होगा और शादी करेगा, किसी अच्छे से अल्फा से शादी करेगा जो मस्कुलर होगा, सुंदर होगा देखने में। उसका सपना पूरा भी हो रहा है। उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम है ना कि वो बता ही नहीं सकता। पहली बार फ़ोटो देखते ही विंग ने हाँ कर दी थी, उसे उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा पसंद आया था। और तो और सब लोग ये कहते हैं कि विंग तो अपने हाथ में शादी वाला रिबन लेके पैदा हुआ था, हर समय शादी 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 का ही मंत्र जपता रहता था। आखिरकार इसकी शादी हो ही रही है। विंग जो अपने उस भारी भरकम रोब्स को पहन के एकदम घूम जाता है और कहता है, माँ मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ ना। मुझे पूरा यकीन है मेरा हस्बैंड मुझे पहली रात देखते ही ना बेहोश हो जाएगा और मुझसे दूर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, मेरे पास ही बैठा रहेगा। मैं उसे अपने काबू में करके रहूँगा, अपनी सुंदरता के जाल में फंसा के रहूँगा, अपने बदन की खुशबू में उसे घोल लूँगा। तभी किसी ने विंग के फोरहेड पे हल्का सा चपेट मारा। विंग कहता है, अचेंग तुझे हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ परेशानी है, अब क्या किया है मैंने। जियांग चेंग कहता है, माँ इसे समझा दूँ वहाँ जाकर कि ये इतनी बेहुदा बातें ना करे, अपनी ज़ुबान पर थोड़ी तो लगाम कस ले विंग, तू अब तेरे ससुराल जाने वाला है, वहाँ इतना ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा। विंग पूछता है, क्यों सही नहीं होगा? उन लोगों ने नहीं कहा था क्या कि हम अपने घर पे दामाद नहीं बल्कि बेटा लेके जा रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। जियांग चेंग जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। इसलिए विंग की मदर मैडम यू जो विंग के पास आते हुए बोलती है, बेटा ऐसी बात नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए तुम्हें करना ही होगा। थोड़ा अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, उन लोगों की सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कह दे तो जवाब मत देना। कुछ देर तक, कुछ दिनों तक तुम ये सब कुछ हैंडल कर लेना बेटा। इसके बाद में तुम कोशिश करना कि उन सबका दिल जीत सको। और फिर एक बार जब ओमेगा अपने परिवार वालों के दिल में उतर जाता है तो वो जो चाहे करे, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। लेकिन अगर तुमने उनका दिल जीतने से पहले कुछ गड़बड़ कर दी तो गलत हो जाएगा, तुम अपनी शादी ख़राब नहीं कर सकते ना। विंग कहता है, आप इतने ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल बातें मत करो मॉम, प्लीज़। वैसे ही आप मुझे डरा रहे हो अब। तभी जियांग चेंग कहता है, फाइनली तुझे शादी से डर लग रहा है, मैं तो कहता हूँ बैकआउट कर ले, अभी की अभी शादी छोड़ करके मेरे साथ भाग चल, हम दोनों चल करके शादी कर लेंगे। विंग कहता है, चुप रहेगा तू? मॉम इससे बोलो ना, ये कितनी बकवास बातें करता है, मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मैडम यू जियांग चेंग के कान पकड़ के खींचते हुए बोलती हैं, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। तो जियांग चेंग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी हम दोनों ब्लड रिलेटेड थोड़ी हैं। अगर विंग तू अभी भी बैकआउट करता है ना तो मैं तुझे पक्का लेके भाग जाऊंगा। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हैंडसम सा हस्बैंड चाहिए, हैंड पम्प सा नहीं, तो तू दूर ही रहे। विंग की इस बात पर जियांग चेंग मुंह बनाता है, लेकिन विंग हंसता है अपने बनी तीत दिखाकर। मैडम यू अपने दोनों बच्चों को बस डांट सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती, वो गुस्सा भी नहीं कर सकती।
क्योंकि ये दोनों बच्चे उनके दिल का टुकड़ा हैं। उनकी बेटी की मौत के बाद तो उनके दिल में जैसे एक गम, डर, ये दोनों बैठ गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। उस हालत में उन्हें विंग मिला था। विंग जिसने आते से ही उनकी पूरी दुनिया को जैसे रंगीन कर दिया। उनके घर में सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला या फिर उनके घर में जान डालने वाला कोई इंसान है ना, तो वो विंग है। वो विंग से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज उनकी आंखों का तारा और दिल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है, लेकिन खुशी भी है। फाइनली इस शादी के नाम को इस शादी के रिबन को लेकर पैदा हुए विंग की शादी हो ही रही है। वरना ये घर में हर वक्त मेरी शादी कब कराओगे, मेरी शादी कब कराओगे, मेरी शादी कब कराओगे, कब से चिल्लाता आ रहा है। फाइनली इसके 19 साल होने पर इसकी शादी कर ही देते हैं। विंग तो बहुत खुश है। फाइनली मैडम यू अब विंग से कहती हैं, हमें चलना होगा, तुम तैयार हो ना। विंग कहता है, मैं तो कब से रेडी हूँ, आप मुझे लेकर ही नहीं जा रहे हो। मुझे मेरे हस्बैंड को देखना है, पता नहीं वो कैसा दिख रहा होगा। ये क्या है। विंग के फेस पर जब मैडम यू वेल डालती हैं तो वो पूछ लेता है। मैडम यू कहती हैं, अब कुछ भी मत बोलना, ठीक है। पूरे 3 दिन तक अपनी ज़ुबान पे काबू रखना विंग। मुझे तुम्हारी वहाँ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने जो तुम्हें अच्छे से बताया है वो सब कुछ करना, सारी रस्में, सारे रिचुअल्स अच्छे से निभाना, समझ आया ना। विंग कहता है, सच में क्या मुझे ये करना पड़ेगा, मतलब मैं बिना बात किए कैसे रहूँगा। जियांग चेंग कहता है, विंग बैकआउट का ऑप्शन। चुप रहे आचिंग। हाँ मॉम, मैं 2-3 दिन के लिए चुप रह जाऊँगा। जियांग चेंग बस हंसने लगता है। उसे अपने भाई को इतने अच्छे तरीके से टीज करके ना बड़ा मज़ा आता है। असल में जियांग चेंग बचपन से ही विंग को ये कहते हुए चिढ़ाते हुए आया है कि विंग को वो लोग अनाथ आश्रम से उठा के लेके आए हैं ना, तो जियांग चेंग ही विंग से शादी करेगा। विंग के लिए कोई और अल्फा नहीं देखा जाएगा। और विंग इस बात से इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ था कि वो हमेशा कहता था कि उसका हस्बैंड एक हैंडसम सा अल्फा होगा, हैंड पम्प सा नहीं। जियांग चेंग हैंड पम्प जैसा है और उसका अल्फा हैंडसम होगा। इसी के चलते आखिरकार विंग को उसका हैंडसम सा अल्फा, जिसका नाम है लैन वांग जी, मिल ही गया। मैडम यू विंग को लेकर जा रही थी। रास्ते में जंग फहमान भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने बेटे के हाथ को पकड़ के ले जा रहे थे। आखिरी बार उसे विदा कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे सुरक्षित हाथों में सौंप देंगे और उनका बेटा हमेशा खुश रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने उसे आज तक खुश रखा है, आज तक संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, वैसे ही सामने वाला अल्फ़ा भी उसे खुश, सुरक्षित और अच्छे से रखेगा, खुश रखेगा। इसी सोच के साथ में वो उसे वांग जी के हाथ में विंग का हाथ दे देते हैं। वांग जी जो वहाँ पे स्टिफ खड़ा हुआ था, विंग के आते से ही वो आगे आता है और विंग का हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है। उसकी पकड़ इस बात को अच्छे से दर्शाती है कि वो कितने अच्छे से विंग को संभालेगा, क्योंकि ये एक तरीके का रिचुअल है। जब एक अल्फ़ा आहिस्ता से एक ब्राइड का हाथ पकड़ता है, इसका मतलब उनका रिश्ता कच्चा सा रहेगा, क्योंकि ग्रूम ब्राइड को ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन वांग जी ने बहुत टाइटली विंग का हाथ पकड़ा था, इतने टाइटली कि विंग का खुद को दर्द हो रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी भी बोल दे कि धीरे से हाथ पकड़ो, इतनी तेज़ भी नहीं पकड़ना है, मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ। लेकिन क्या करें, विंग कुछ बोल नहीं सकता। उसकी मॉम ने उसे साफ साफ कहा है, एक शब्द नहीं निकालना है पूरे 3 दिन तक। जो उससे पूछा जाए उसका कम से कम शब्दों में उसे जवाब देना है और किसी से उल्टा बिल्कुल नहीं बोलना है। कोई उससे कोई सामान लेने भी आए ना जो उसका खुद का हो तो उसे दे देना है, मना किसी को नहीं करना है। उसका हस्बैंड जो भी उससे करने को लिए कहे, विंग को सब कुछ करना है। 3 दिन बाद वो उसे खुद वापस लेने आएंगे। इसके बाद में घर आकर के जितनी सारी बातें हैं ना वो अपने घर वालों को बता सकता है। विंग यही सोच करके अपना मन मान लेता है। फाइनली वो लोग स्टेज पे थे जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही थी। सारे रिचुअल जैसे जैसे पूरे हो रहे थे ना, विंग के दिल में एक अजीब सी घबराहट अब जन्म लेने लगी थी। जन्म लेने के साथ साथ वो बढ़ने भी लगी थी। एक समय पर जब विंग हर वक्त शादी शादी चिल्लाया करता था, अब उसी समय पर उसे रोना आ रहा है। उसकी आंखों में आंसू भरते आ रहे हैं, पर वो खुद को बार बार समझा रहा है कि कुछ नहीं है विंग, हम लोग तो शादी कर रहे हैं। और वैसा भी मैं कौन सा इस शहर से दूसरे शहर जाने वाला हूँ, मैं तो इसी शहर में हूँ और मॉम डैड से जब भी जाऊँ मैं तब मिलने आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग इतना घबरा क्यों रहा है। विंग अंदर से कांपने लगा था। अब उनके सारे रिचुअल्स पूरे हो जाने पर उनकी मैरिज को जब प्रीस्ट बोल देता है कि अब आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तब जाकर विंग, जिसका दिल एकदम भर आया था, अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था।
और जैसे ही मैडम यू विंग के पास आती हैं, जब वो लोग सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं उसके बाद, क्योंकि अब विंग को बैंक्वेट के लिए ले जाने वाले थे, सबको खाना जो खाना है, तब मैडम यू विंग के पास आई थी। उन्होंने विंग का हाथ को पकड़ कहा, विंग। विंग तुरंत मैडम यू के गले लग जाता है और बुरी तरीके से उन्हें जकड़ लेता है। विंग अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर बोलना चाहता है कि वो नहीं जाना चाहता, उसे नहीं जाना है, शादी कैंसिल कर दो, वो नहीं जाएगा। जियांग चेंग कहाँ है, वो कहेगा वो बैकआउट करना चाहता है, अब वो नहीं जाएगा। वो अपने मॉम एंड डैड को कैसे छोड़ के जा सकता है? नहीं, उसका मन ही नहीं हो रहा है, दिल भारी भारी सा हो चुका है, आंखों में आंसू भर रहे हैं और वो कहीं नहीं जाना चाहता है। मैडम यू विंग की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हैं, क्योंकि ये जो समय है ना, इससे वो खुद भी बहुत पहले गुजर चुकी हैं। उन्हें हर वक्त जब भी वो अपने अपने मॉम डैड के घर पे जाती थी और जब भी जियांग फैमैन उन्हें लेने के लिए आया करते थे, हमेशा उन्हें ऐसा ही कुछ फील हुआ करता था। और उस दिन जब उनकी शादी हुई थी, उस दिन तो उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आया था और वो बैठ करके बहुत देर तक रोती भी रही थी, जब तक कि जियांग फैमैन ने आकर उसे नहीं संभाला था। वो खुद तो संभल पा ही नहीं रही थी। वो समझ सकती है कि विंग का क्या हाल है। विंग को गले लगाकर मैडम यू कहती हैं, आशन क्या हुआ, तुम क्या हुआ बेटा, बच्चा, अरे मेरी बात तो सुनो। विंग विंग जो रोते हुए बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मामा आचिक को बुलाओ ना, मैं बैकअप करूँगा, मुझे नहीं जाना। मैडम यूँ हंसते हुए बोलती हैं, उनकी आंखों में भी आंसू थे, बोलती हैं, पागल लड़का, ऐसा नहीं होता है, चलो मेरे साथ कुछ देर बैठो, फिर तो तुम्हें जाना ही है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं नहीं जाना मॉम, मैं नहीं जाऊँगा। मैडम यू विंग को वहीं बिठा लेती है। उसकी वेल को तो वो नहीं हटाती हैं, लेकिन अपने हाथ को उस वेल के अंदर ले जाकर विंग के आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, बेटा ये तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी हर एक ओमेगा की शादी होती है और हर एक ओमेगा को जाना ही पड़ता है। विंग पूछता है, ओमेगा क्यों? अल्फा से कहिए ना कि वो यहीं रुक जाए, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। आचिंग कहाँ है मॉम, उसको बुलाओ ना। पर जियांग चेंग का तो जैसे नाम और निशान नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम यूँ आसपास देखती हैं, उन्हें जियांग फैमियान दिखता है, तो वो उन्हें इशारे से बुलाती हैं। फैमियान जब वहाँ आता है तो देखता है कि उनका बेटा कितनी बुरी तरीके से अपने मॉम को हक करके, साइड हक करके रोए जा रहा है। जियांग फैमियान विंग के सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, अब तुम्हें शादी नहीं करनी है? विंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा बाबा, मुझे नहीं जाना है, आप उनको वापस भेज दो, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। आचिन को बुलाओ, मैं बैकअप करूँगा। जियांग फैमियान, जिनकी आंखों में खुद भी आंसू आ गए थे, उनका ये नटखट सा बेटा हमेशा शादी शादी की रट लगाए रहता था, आज इसको नहीं जाना है अपने ससुराल, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ना। ये जानकर उन दोनों को खुशी भी हो रही थी, साथ में वो परेशान भी थे। अब इसे भेजेंगे कैसे, क्योंकि अगर इसने एक बार मना कर दिया तो भाई कुछ भी हो जाए, इसे वापस भेजना तो बहुत मुश्किल काम है। जियांग फैमियान विंग के पास बैठते हैं, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं, विंग मेरी बात सुनो बेटा, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, बस इतना कहता हूँ कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा। अगर ऐसा हो पाता कि अगर ओमेगा को हम घर पे रख पाते तो हर एक बाप अपने बेटे को या बेटी को घर पे रख लेता, कभी उन्हें नहीं भेजता। आखिर कौन चाहता है उन्हें खुद से दूर करना? हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। विंग पूछता है, तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हो? उसे कहो ना वो रुक जाए, वो यहाँ रुक जाए, हम उसे खाना भी देंगे, पानी भी देंगे और उसे 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 कमरा भी दे देंगे अच्छा सा, वो वहाँ रुक जाएगा, उसे बोलो वो रुक जाए। मैडम यूँ हंसते हुए बोलती हैं, ये मेरा बुद्धू सा बेटा, जैसे शादी करने की इतनी जल्दी थी और ये भी नहीं पता है बुद्धू को कि अल्फ़ा और ओमेगा एक कमरे में रहते हैं, उसे हम दूसरा कमरा क्यों देंगे? और दूसरी बात, वो यहाँ नहीं रुकेगा, वो तुम्हें लेकर जाएगा बेटा, ये नियम है हमारी सोसाइटी का। विंग पूछ लेता है, पर क्यों, यही नियम क्यों है? तुम्हें ये नियम समझ आएगा, बहुत जल्द आएगा, जब तुम्हारा खुद का कोई ओमेगा बेटा या बेटी होगी ना, तुम्हें अच्छे समझ आएगा। जियांग फैमियान विंग के सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं और कहते हैं, तुम खुद एक दिन उसे समझाओगे कि कैसे एक ओमेगा को दूसरे अल्फ़ा के घर जाना पड़ता है, कैसे तुम अपने घर को छोड़ करके किसी और अल्फ़ा के घर पर आए थे, अपना एक परिवार बनाया था। विंग कहता है, पर क्यों? मैडम यू कहती हैं,
मैं भी तो आई थी ना, अभी देखो मैं तुम्हारे बाबा के साथ कितनी खुश हूँ। और तुम्हारा वो पागल सा भाई आचिंग, वो भी तो कितना परेशान करता है मुझे। और तुम मेरा नटखट सा बेटा। ऐसे कहते हुए मैडम यू हल्का सा विंग की नोज़ पर पिंच कर देती हैं। विंग कहते हैं, आप मुझे अब मुझे खुश करने के लिए ये सब बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा अगर वो लोग मुझे मारेंगे तो? जियांग फैमिन तुरंत कहते हैं, ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे बताना। मैंने तुम्हें उन्हें बेच नहीं दिया है, ठीक है? मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उसके सर पर की है, ना कि तुम्हें उसे सौंप दिया है पूरी तरीके से। हाथ उठाए या फिर गलत शब्द का प्रयोग करे, तुरंत मुझे बताना, मैं उसे अच्छे तरीके से सही कर दूंगा। और अगर ऐसा एक बार भी होता है ना विंग, तो मुझे तुरंत बता देना, मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। मैंने कोई खैरात नहीं बांट रखी है कि मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो और मैं कुछ ना कहूँ। मैडम यू जियांग फैमिन को रोक देती है और कहती है, आप भी क्या? वो बस कह रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। जियांग फैमिन कहता है, अगर ऐसा होता है तो उसे ये सब कुछ सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी माँ बाप कहते होंगे अपने बच्चों से सहन करने के लिए, यू तुमने इससे नहीं कहा ना कुछ सहन करने के लिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए। विंग, तुम्हें किसी को कुछ भी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। रिश्ते कैसे निभाने हैं वो मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से आता है और कोई उसे सिखा नहीं सकता है, समझी तुम यू? मैडम यू कहती है, अच्छा बाबा मैं समझ गए। इतने नाजुक समय में आप मुझे समझा रहे हैं, आपको अपने बच्चे को समझाना चाहिए। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ से जाएगा। जब मैडम ये कहती हैं तब जाके जियांग फैमिन समझ पाते हैं कि उन्होंने तो और भी ज़्यादा रायता फैला दिया है। वो कहते हैं फिर, मैं आचिंग को देख कर लाता हूँ। विंग, तुम्हें बैकआउट करना है ना तो तुम उसी से बात कर लेना, ठीक है? विंग कहता है, आप बुलाइए, मैं नहीं जाऊँगा। मैडम यूँ हंसने लगती है, सच में उन्हें हंसी आ रही है। अपना ये भोला सा मासूम सा जो दिल का टुकड़ा है ना, वो खुद से दूर करते हुए उन्हें हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। इतने सारे फीलिंग्स को वो एक साथ संभाल रही हैं क्योंकि वो एक माँ है। आता है विंग के पास और कहता है, क्या हुआ, अब बैकअप करना है? विंग कहता है, हाँ मुझे नहीं जानना है। मैं क्यों जाऊँ उस अल्फा के घर? उससे बोलो ना वो यहाँ रुक जाए। जियांग चेंग कहता है, पहले तो बड़ा कहता था मैं तो मेरे अल्फा के घर जाऊँगा, वहाँ जाके रहूँगा, वहाँ मुझे नई मॉम मिलेगी, नए डैड मिलेंगे, नया ब्रदर मिलेगा, नई सिस्टर मिलेगी और लाइफ पार्टनर मिलेगा, हैंड पम्प सा नहीं हैंडसम सा। तो अब बोल। विंग कहता है, मेरा मजाक मत उड़ा, अगर तुझे बैकअप करना है तो बोल, वरना क्या विंग? वरना तू तेरे अल्फा के साथ चला जाएगा। मॉम इससे कहो ना कि मुझे चिढ़ाना बंद करे, वरना मैं इसे पीट दूंगा। विंग से जियांग चेंग कहता है, देख ले विंग, अगर तूने मुझे पीटा तो मुझे नहीं लगता है ये लोग तो यहाँ छोड़कर जाएंगे। उन्हें दिख जाएगा कि उनके घर का ओमेगा कितना ज़्यादा शैतान है, वो लोग यहाँ से भाग ना जाए तुझे लिए बिना। मॉम, क्या ये लोग मुझे लिए बिना भाग जाएंगे? मैडम यूँ कहती है, हाँ मतलब वो। जियांग चेंग अपना सर हाँ में हिला देता है, इशारों में कहता है कि हाँ ऐसा ही बोलो। मैडम यूँ कहती हैं, हाँ सही तो कह रहा है वो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वो तुम्हें लिए बिना ही चले जाएंगे। और अगर तुम यहीं बैठे रही अपने अल्फा के पास नहीं गए तो भी वो तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएंगे। लेकर नहीं जाएंगे विंग? विंग कहता है, ऐसे कैसे लेकर नहीं जाएंगे? मेरी शादी हुई है, ऐसे कैसे लेकर नहीं जाएंगे? वैसे भी मेरा हैंडसम सा हस्बैंड है, मैं इस हैंडपम्प के पास क्यों रहूँ? मैं जा रहा हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगा। मैं जा रहा हूँ। मैडम यूँ देखती हैं विंग को। जियांग चेंग विंग को वहाँ से पकड़ के उठाता है और उसके हस्बैंड लान वांगजी के पास जाके बिठाया आता है। जब वो वापस आता है तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फेस पर एक हल्की सी स्माइल भी थी। मैडम यूँ कहती हैं, तुमने संभाल लिया आज। जियांग चेंग कहता है, हाँ दिल पे पत्थर रख के उसे मैंने किसी और के हवाले कर दिया मॉम। पर सच में मॉम, क्या आप उसकी शादी मुझसे नहीं कर सकते थे? वो जाता ही नहीं कहीं, हमेशा मेरे पास रहता, हमारे साथ रहता। मैडम यू जियांग चेंग की तरफ देखते हुए बोलती है, ऐसा नहीं होता है, वो मेरा बेटा है और मैं मेरे बेटे की शादी दूसरे बेटे से कैसे करा सकती हूँ बताओ? और वैसे भी तुम उसके भाई हो, मैं समझती हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हमेशा खुश रखना चाहते हो, सेफ देखना चाहते हो, पर उसे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी आगे, और वो तुम नहीं बन सकते। तुम ये बात बहुत अच्छे से समझते हो। तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो पर उसे वो
जीवन साथी वाली खुशी तुम नहीं दे सकते। जियांग चंग कहता है, हाय मॉम, आप ऐसी बातें करके ही ना मुझे पिघला देते हो। पर वो जा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इस पर। अब देखो कैसे जाके वहाँ बातें कर रहा है सबसे, देखो 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 मॉम। मैडम यू देखती है और कहती है, वो है ही ऐसा, एक पल में कुछ और दूसरे ही पल में कुछ और। उसके इमोशंस बहुत जल्दी बदलते हैं, बिल्कुल गिरगिट की तरह। जियांग चंग कहता है, सही कहा, गिरगिट की तरह ही रंग बदलता है। गिरगिट कहीं का। मैडम ये कहती है, अब बस बहुत हुआ, चलो उसके पास चलते हैं, वरना वो फिर से रोने लगेगा। जियांग चंग कहता है, नहीं 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 नहीं, अब रोया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, चलो चलो जल्दी चलते हैं। दोनों विंग के पास पहुंच जाते हैं। फाइनली विंग को अब जाना था वहाँ से। विंग जाते हुए बहुत रो रहा था और बार बार कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा बैकअप कहाँ है, मेरा बैकअप कहाँ है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। जियांग चंग पूरे टाइम वहीं खड़ा हुआ था। वो कहता है, बैकअप का ऑप्शन तुम्हारे लिए बंद हो चुका है विंग, तुम्हें जाना पड़ेगा। विंग बार बार मना करता है। लास्ट में जो लान वांगजी है वो वहाँ आता है। जब विंग अपनी मॉम को हक करके बुरी तरीके से रो रहा था और अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ रहा था, तब वांगजी वहाँ आता है। वांगजी ने आहिस्ता से विंग के शोल्डर पर टैप किया 2 बार। विंग जो कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तभी वांगजी, जिसे विंग का नाम वी वुशान बताया गया था, वो कहता है, वी वुशान। विंग की पूरी बॉडी अचानक से पूरी तरीके से काँप गई थी, या कहो एक जगह पे जम गई थी। उसका नाम इस तरीके से पहली बार किसी ने लिया है, लिटरली। उसकी पूरी बॉडी अंदर से काँप गई है। और तो और पूरे हॉल में अब बिल्कुल साइलेंस हो गया था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर कोई कुछ भी क्यों ना करे, उसकी आवाज़ सब तक पहुंच जाएगी। लान फैमिली के लोग भी बिल्कुल चुप थे। वो तो पूरे टाइम, पूरे शादी में ज़्यादा बातें की ही नहीं उन्होंने। लेकिन वी फैमिली के लोग, आई मीन जियांग फैमिली के लोग, वो भी एकदम चुप थे। मैडम यू जो विंग की तरफ देख रही थी, जियांग चेंग जो वांगची की तरफ देख रहा था, और जियांग फैमियान जो अपने फैमिली की तरफ देख रहे थे कि अब ये लोग कौन सा रायता फैलाने वाले हैं। विंग धीरे से पीछे मुड़ता है। वांगजी एक और शब्द कुछ नहीं बोलता है, बल्कि बस वो विंग का हाथ को बहुत ही जेंटल वे में पकड़ता है। इस बार उस तरीके से नहीं जैसे उसने शादी के समय पकड़ा था। इस बार बहुत प्यार से और बहुत जेंटल वे में विंग के हाथ को पकड़ के वो विंग को शोल्डर से पकड़ता है और अपने साथ उसे लेकर आने लगता है। विंग उस पूरे टाइम एक आवाज़ नहीं करता है, मतलब उसके गले से कोई आवाज़ निकलती ही नहीं है। इतना ज़्यादा चुप हो गया था विंग। विंग को ला करके वांगजी कार में बिठाता है, खुद बैठ जाता है और बाकी फैमिली भी कार में बैठती है। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर जियांग चेंग जो सीधे कार की तरफ देख रहा था, जहाँ से अभी अभी विंग कार में बैठ के निकल गया। मैडम यू कहती हैं, तुम मुझे अभी से मिस कर रहे हो। जियांग चेंग कहता है, कौन मिस कर रहा है मॉम, मैं क्यों उसे मिस करूँगा। वो चला गया तो शांति मिलेगी हमारे घर में। हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग करता ही रहता था। पता नहीं है अपनी शादी से 2 दिन पहले ही कितना बड़ा हादसा किया इसने। हाँ, 2 दिन पहले असल में क्या हुआ था, जियांग चेंग जो अपने भाई को चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था कि फाइनली विंग घर से निकल जाएगा, उसको घर से निकाल रहे हैं, सब लोग धक्के मार के निकाल रहे हैं, वो भी बैंड बाजे के साथ में सबको खाना खिलाते हुए बाहर निकाल रहे हैं विंग को घर से। ये सुनकर विंग को इतना गुस्सा आया था कि उसने जियांग चेंग के शादी वाले जो कपड़े थे ना, वही ख़राब कर दिए थे। उनको उसने जला दिया था। इतना बड़ा कांड उसने किया था और उस पर बिल्कुल डांट नहीं पड़ी थी, बल्कि उसने 2 आंसू टपकाए और मैडम यू उसकी साइड हो गई। जियांग चेंग तो बेचारा ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे कोई सीढ़ियों से उठाकर लेकर आया हो और विंग यहाँ का राजकुमार हो, प्रिंस, सच में। खैर, हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ पर जियांग चेंग जो वहाँ पे अकेला खड़ा है, उसके मॉम एंड डैड निकल चुके हैं अपने घर के लिए और जियांग चेंग वहीं खड़ा हुआ, बस विंग उसी रास्ते को देख रहा है, खाली रास्ते को जहाँ से विंग चला गया है। जियांग चेंग अपनी आंखों को बंद करता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो, उसके भाई को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जियांग चेंग हमेशा हाजिर रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो कार में बैठा हुआ है, उसे इतनी ज़्यादा तुल मची हुई है ना कि उसे सब्र नहीं हो रहा था उसका हस्बैंड दिखता कैसा है। विंग जो हल्का सा वेल हटाने की कोशिश करता है देखने के लिए कि उसका हस्बैंड दिखता कैसे है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किसी लड़की की मीठी सी आवाज़ आती है, हाँ, ऐसा मत करना, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर मेरे भाई का चेहरा देखना है तो आपको इंतज़ार करना होगा आज रात का। विंग कुछ नहीं बोलता, बल्कि बस वो अपने हाथ को आहिस्ता से छुड़ाता है और बस सही से रख लेता है और सही से बैठ जाता है। वो लड़की
ऐसा लग रहा था कि बस विंग को घूरे जा रही है। वो लड़की चुप थी, अब कुछ नहीं बोल रही थी। फाइनली विंग घर पहुंच जाता है। घर पहुंच करके उसे कमरे में बिठा दिया जाता है वांग जी के। काफ़ी सारे रिचुअल्स हैं जो कल फॉलो किए जाएंगे। अभी वैसे भी रात होने वाली है और वांग जी कमरे में आएगा। ये विंग को उम्मीद है। विंग जो बेड पर बहुत ही एलिगेंट वे में बैठा हुआ है, उसे अपनी वेल से इतना तो दिखाई दे रहा है कि रूम को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर रेड रोसेस से पूरे कमरे को डेकोरेट नहीं किया गया है, बल्कि लिली फ्लावर्स से किया गया है। विंग को रोज़ ज़्यादा पसंद है, पर लिलीज़ भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कमरे में काफ़ी अच्छी स्मूदिंग सी खुशबू भी आ रही थी, भीनी भीनी सी। विंग महसूस करता है कि दरवाज़ा खुल रहा है। धीरे से दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। दरवाज़ा फिर बंद भी हो जाता है। वो इंसान अंदर आता है जो कि शायद उसका हस्बैंड है। वांग जी विंग के पैरों के पास आके बैठ गया था और फिर रिचुअल्स के अनुसार वो डंडे से विंग की वेल को हटा देता है। स्टिक से विंग की वेल को हटाने के बाद पहली बार वांग जी विंग का फेस देखता है, जो कि किसी एंजल से कम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एंजलिक है, बहुत ही खूबसूरत स्वीट सा है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो वांग जी को लग रहा है वो है विंग के लिप्स के नीचे हल्का सा वो मोल, जो उसके दिल को जैसे अपने काबू में कर लेना चाहता है। वांग जी को तो यही महसूस हो रहा था शायद। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है हाय। विंग भी कहता है हाय। क्या आपने मुझे फ़ोटो में देखा था? विंग पूछता है। वांग जी कहता है मैं आपको कैसा लगा? ब्यूटीफुल। वांग जी का एक आंसर था, एक शब्द का, ब्यूटीफुल। और विंग को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे स्टमक में ना कोई जंगल उमड़ आया हो। ना, सिर्फ तितलियाँ नहीं उड़ रही थी, पूरा का पूरा जंगल ही खिल गया हो, फॉरेस्ट खिल गया हो, ऐसा लग रहा था उसे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो और भी सुनना चाहता है, पर वांग जी कुछ बोल ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है गर्दन झुकाकर। विंग जो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है फिर क्या आपको मैं पसंद हूँ? वांग जी का एक जवाब। विंग को इरिटेशन हो रही थी हल्की सी, उसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे क्यों मॉम ने उससे कहा था कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। फिर भी विंग अपनी लिमिट्स को क्रॉस हमेशा करता है, इस बार भी करेगा। विंग तो विंग है। वैसे आपने मुझसे शादी करने के लिए क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे एक हैंडसम सा हस्बैंड चाहिए था, और आप देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ऊपर से आपकी आवाज़ वो मुझे बहुत पसंद आई है। अभी आपने मुझसे जितनी बातें की ना, उसमें आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और फिर आपकी फैमिली, वो भी तो बहुत अच्छी है। मैं उनसे एक बार मिला हूँ, लेकिन सब लोग बहुत स्वीट हैं। आपकी बहन भी बहुत स्वीट है। हालांकि गाड़ी में उसने जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वांग जी पूछ लेता है क्या किया? विंग कहता है वो मैं विंग हेसिटेट कर रहा था। उसे शर्म नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा नर्वस था कि पता नहीं उसके अल्फ़ा का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन फिर भी विंग अपने आप से कहता है कि कुछ भी रिएक्शन हो उसे छुपाना नहीं चाहिए, कुछ भी बता देना चाहिए। तो विंग कहता है वो मुझे देखना था कि आप असल में कैसे दिखते हैं, इसलिए मैं अपनी वेल को हटाकर आपको थोड़ा सा देखना चाहता था, पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस वही मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सब तो वो बहुत अच्छी हैं। आपकी मॉम वो भी बहुत अच्छी हैं। आपके भाई तो बहुत 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 अच्छे हैं, सुपर कूल हैं वो। उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया था मेरी वेडिंग का, मतलब हमारी वेडिंग का गिफ्ट भी दिया था। मुझे बहुत अच्छा भी लगा वो। वांग जी पूछता है क्या गिफ्ट दिया है? वांग जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उसे वेडिंग का कोई गिफ्ट भी मिला है। विंग कहता है आपको नहीं पता? सामान कहाँ गया? मेरा बैग। कौन सा? वो एक ब्लैक कलर का बैग था मेरा, मैं कार में लेकर आया था अपने साथ। आपने देखा है कहीं? वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। वो बैग विंग के पैरों के पास में रखा हुआ था और विंग इधर उधर देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़र तो वांग जी पर थी, बैग पर नहीं, क्योंकि ध्यान जहाँ होगा वही चीज़ बार बार दिखाई देगी। इसी हिसाब से विंग को वो बैग नहीं दिखा, पर वांग जी उस बैग को उठा के दिखाता है। विंग कहता है ये तो यही है, मेरा ध्यान नहीं गया। वांग जी फिर से कहता है विंग बैग को खोलता है और वहाँ से एक एनवेलप निकालता है और कहता है ये सिचन का ने दिया था। वांग जी पूछता है सिचन का? विंग कहता है आपको बुरा लगा? वो मुझसे गगा ने ही कहा था कि मैं उन्हें सिचन का कह सकता हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा।
अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें क्या कह के बुलाऊँ? मैं उन्हें उसी नाम से बुलाऊँगा। आप कहेंगे तो मैं उन्हें सर भी कह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बता दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें सचिन का बोल सकता हूँ ना। मुझे तो लगा ही था आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ओपन माइंडेड इंसान हो, आपकी पूरी फैमिली इतनी अच्छी है तो आप भी उतनी अच्छे होगे। मुझे पूरा यकीन था इस बात पे, इसलिए तो मैंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। मुझे पता है मैं यहाँ बहुत खुश रहूँगा। अचिन तो यूं ही परेशान हो रहा था, पता है मैंने आपको पाने के लिए अपना वो बैकआउट ऑप्शन भी बिल्कुल हटा दिया। मैंने किया ही नहीं वो, बिल्कुल आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैंने जब से आपको देखा है ना, मैं आपके पीछे पागल हो गया हूँ। क्या आप भी मुझे इतना ही पसंद करते हैं जितना मैं आपको पसंद करता हूँ? बोलिए। वांग जी बस चुपचाप था। उसने इतना बोलता हुआ इंसान पहली बार देखा है, लिटरली। वो बहुत हैरान है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। हम्म, अगर कोई और होता विंग की जगह तो वांग जी को ज़रूर गुस्सा आता, लेकिन उसे विंग पर गुस्सा नहीं आ रहा है। एक चीज़ उसे बहुत अच्छे से पता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और विंग वांग जी की तरह कोई इंट्रोवर्ड नहीं है, वो एक्सट्रोवर्ड है। तो वांग जी को ये चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए कि विंग बहुत सारी बातें करेगा और वांग जी को उसको सुनना भी पड़ेगा और उस पर रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा। वांग जी कहता है विंग पूछता है क्या हूँ? आप बोलते नहीं हैं? क्या आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा है? माँ ने तो कहा था कि मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, पर मैंने सोचा कि आपको बुरा नहीं लगेगा, सॉरी। वांग जी ने जब ये सुना कि विंग को बुरा लग रहा है क्योंकि वांग जी उसकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वांग जी कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, बस इसलिए। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा बातें नहीं करते तो कोई बात नहीं है, मैं बहुत सारी बातें करता हूँ। पता है, अगर कोई ऐसा इंसान हो आपके पास जो कम बातें करे और एक ऐसा इंसान हो जो बहुत सारी बातें करे, उनकी जोड़ी बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि एक तो कुछ बोलेगा ही नहीं और दूसरे को बोलने का मौका मिलता ही जाएगा, तो दूसरा कभी दुखी होगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो बोल सकता है जितना चाहे उतना, और दूसरा व्यक्ति जो उसे बोलना पसंद नहीं है वो भी बहुत खुश रहेगा, क्योंकि उसे पता है उसके हिस्से की बातें तो दूसरा वाला व्यक्ति ही कर लेगा ना। जैसे कि आप और मैं, आप नहीं बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं, पर आपके हिस्से की बातें मैं कर लिया करूँगा, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या ख्याल है इस बारे में? वांग जी हल्का से स्माइल करते हुए बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। विंग कहता है देखा, मैंने आपको खुश कर दिया, आप मुस्कुराए, देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ ना। आप हल्का फुल्का रिस्पॉन्स करेंगे ना, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मुझे बस ज़्यादा बोलने की आदत है। अगर मैं गलती से बहुत ज़्यादा बोल जाऊँ ना और कुछ गलत बोल दूँ, मुझे पहले ही माफ़ कर दीजिएगा। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ये एनवलप देखूँ मैं? विंग कहता है हाँ हाँ देखिए ना, ये सचिन का ने दिया था, हम दोनों के लिए गिफ्ट है। ऐसा बोलते हुए विंग जो शर्मा रहा था, उसे अब शर्म आ रही है, उसके गाल जो है ना एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। वांग जी ने ये चीज़ नोटिस की। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ, लेकिन फिर उसने जब उस एनवलप को खोल के देखा तो उसे अच्छे से समझ आ गया और झटका भी लगा। उसका बड़ा भाई ऐसा कुछ कर सकता है, उसे पता भी नहीं था। ये हनीमून टिकट थी दोनों की, हांगकांग की। हांगकांग में 1 हफ्ते हनीमून रिजॉर्ट बुक किया गया है, जिसकी टिकट फ्लाइट वगैरह सब कुछ वहाँ दिया गया था। उस एनवलप के अंदर सारी डिटेल्स भी थी। ये जो हनीमून पैकेज है ना, ये पूरे 7 दिन बाद का है, 7 दिन बाद उन्हें निकलना है, पूरे 7 दिन के लिए। वांग जी बस उस एनवलप को देख रहा था। विंग पूछता है आपको अच्छा नहीं लगा मेरा मतलब गा का गिफ्ट? अच्छा है। वांग जी उस एनवलप को फिर से वापस पैक करके विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग कहता है अच्छा है तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं, आप रखेंगे नहीं इसे? तुम रखो या मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। विंग को ये कुछ शब्द बहुत अच्छे लगे। उसने इतनी देर में इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन वांग जी ने जो अभी बोला ना, वो विंग के दिल में एकदम उतर गया है। विंग को बहुत अच्छा महसूस हुआ। विंग एक बड़ी स्माइल के साथ में, एक ब्राइट स्माइल के साथ में उस एनवलप को लेता है और अपने बैग में रख देता है। वांग जी विंग को अच्छे से नोटिस कर रहा है। विंग की वो बड़ी वाली स्माइल वांग जी के कुछ शब्दों के बाद जो आई थी, वो वांग जी को बहुत सुकून पहुंचा के गई। उसे अब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा कंपैटिबल है इस लड़के के, विंग के, क्योंकि जितना ये लड़का बातें कर लेता है ना, वांग जी उसका 1% भी कंप्लीट नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता। वांग जी को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, पर अभी विंग की बड़ी वाली स्माइल देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला। वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है। उसका मन तो था कि वो कुछ बोले, पर वो कैसे बोले, कैसे शुरुआत करे, उसे समझ नहीं आया। विंग वांग जी की तरफ देखते ही समझ जाता है कि वांग जी को कुछ बोलना है, तो विंग पूछता है कुछ कहना है आपको?
आप बेझिझक कुछ भी बोल सकते हैं। आप कम बोलते हैं, मुझे समझ आ गया है, पर आप जितना बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। विंग ऐसा बोलता है और अपनी नज़रों को हल्का सा वो झुका लेता है। वांग जी को ये जो गेस्चर है ये बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो बस विंग की तरफ देखता रहता है। विंग फिर अपनी आंखों को उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ है? क्या मेरे मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? वांग जी कहता है विंग पूछ लेता है, क्या लगा है? क्या मैंने जो मेकअप करवाया था वो सब कुछ हट गया है या फिर कुछ और लग गया है? मैंने तो कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं था, कैसे लग गया कुछ? वांग जी हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, क्यूटनेस। विंग एकदम शॉक में था अभी जो उसने सुना। उसका हस्बैंड उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ओ गॉड! विंग को जैसे एक ग्रीन सिग्नल मिल गया था वांग जी की तरफ से। विंग कहता है, आप भी सुपर हैंडसम हैं और आपकी ये बातें मेरे दिल में गुदगुदी कर देती हैं। आप बहुत बहुत क्यूट बातें करते हैं, आप बहुत मीठी बातें करते हैं और मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। विंग ऐसा बोलता है और फिर से हल्का सा शर्माने लगता है। वांग जी को ये जो रात है ना ये बहुत हसीन लगती है। उन दोनों के बीच होता तो कुछ नहीं है लेकिन बातें बहुत सारी होती हैं, जिसमें ज़्यादातर तो विंग बातें कर रहा था। वांग जी जो बीच बीच में अपने मन के भाव हल्के फुल्के शब्दों में बता रहा था, उसी शब्दों के जाल में जैसे विंग कहीं उलझ गया था, क्योंकि उसे उन सब में इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था कि वो बता ही नहीं सकता। उसका अल्फ़ा बहुत अच्छा है, उसे सुनता है, जितना चाहे उतना सुनता है। मतलब पूरी रात बैठकर विंग ने वांग जी से बातें की हैं और वांग जी ने बहुत ध्यान से विंग को सुना है। हर एक बात का उसने हल्का फुल्का सही पर जवाब ज़रूर दिया है, या तो में या फिर एक या दो शब्दों में कुछ ना कुछ जवाब मिला है उसे। इस बात से विंग बहुत खुश है। सुबह होते होते विंग जो बोलते बोलते ही सो गया। पर आपको पता है मेरा भाई अचंग बहुत ख़राब है। मैंने परसों उसके कपड़े भी जला दिए क्योंकि वो 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 मुझे परेशान कर रहा था। वांग जी देखता है कि विंग सो चुका है और वो भी वांग जी के कंधे पर सर रख के, क्योंकि विंग जैसे बातें कर रहा था उसका सर नीचे नीचे झुकते जा रहा था और वांग जी उसके करीब आके बैठ गया था। ये जो एक्शन वांग जी ने किया ये उसका अपने वाइफ के प्रति कंसर्न को शो करता है। वांग जी ने फिर विंग को अच्छे से लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर भी कर दिया। साथ ही उसके जो ऑर्नामेंट्स निकाले जा सकते थे ऊपर से कुछ गहने, वो निकाल कर वांग जी ने साइड में बेड साइड टेबल पर रख भी दिए। इसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेशन अप होता है और नीचे आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो नीचे आता है तो सब लोग बस वांग जी को घूर घूर के देख रहे थे। वांग जी ब्रेकफास्ट टेबल पर जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब जियांग से चैन जो पूछते हैं, वांग जी तुम्हारा ओमेगा नहीं आया? वांग जी कहता है सो रहा है। तभी वांग जी की बहन जिसका नाम है मई, वो बोलती है, गगा वो क्यों सो रहे हैं इतनी देर तक? रात को देर तक सोया था वो, मेरा मतलब सुबह देर से सोया है। देर से सोया है? पर क्यों, आप दोनों ऐसा क्या कर रहे थे? तभी सचिन कहते हैं, मई ऐसे बात मत करो अपने गगा से, बेचारा थक गया होगा ना। वांग जी भी और उसका ओमेगा भी। ये बोल करके सब लोग हंस रहे थे। वांग जी कहता है, हम दोनों बातें कर रहे थे। सचिन कहते हैं, पूरी रात बातें करते रहे? हाँ गगा, आप मुझसे ये मत बोलना कि पूरी रात बस आपने उनको सुना है। ये सुन करके सचिन और मैं दोनों ने अपने सर पे हाथ दे मारा कि उसके भाई का कुछ हो भी सकता है क्या? कभी नहीं, कुछ किया नहीं इसने। जब वांग जी अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है तो मई और सचिन दोनों एक दूसरे के सर से सर मिला लेते हैं, मतलब फोरहेड टच करते हुए बोलते हैं, क्या होगा इनका? मुझे भी नहीं पता है काका। सचिन मई की तरफ देखते हैं, मई सचिन की तरफ, और वो दोनों अपनी आंखों में जैसे कोई प्लान बना लेते हैं। दूसरी तरफ मिसेस लान जो उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम दोनों कोई शैतानी मत करना उसके साथ में, वो वैसे ही बहुत गुस्से में रहता है, पता चले तुम दोनों को गुस्से में इस घर से रफा दफा कर दे। तभी मई बोलती है, मैं तो कब से कह रही हूँ मुझे रफा दफा करो, मेरा बॉयफ्रेंड है गगा, मेरी उससे शादी करो और मुझे यहाँ से भेजो, मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सच में इरिटेट हो गई हूँ हर किसी से, स्पेशली मेरे वो वांग जी गगा से, मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ। सचिन कहता है, मई थोड़ा सोच समझ के बोलो सिस्टर,
मैं कहती है क्या सोच समझ के बोलूँ, मैं सच तो कह रही हूँ। वांग जी ग से मैं इतना परेशान हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, इसलिए मेरी शादी कराओ जल्दी से और मुझे यहाँ से भेज दो। मैं अब उनके साथ और नहीं रुक सकती, रह ही नहीं सकती मैं। सचिन अपनी आंखों से पीछे देखने का इशारा करता है। सचिन की तरफ देखते हुए मैं कहती है क्या हुआ, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि वो डेविल मेरे पीछे घा आप यहाँ। मैं जो बीच में पलट गई थी और उसने देखा कि पीछे वांग जी अभी भी खड़ा हुआ है। वांग जी उन दोनों की तरफ एक बार घूर कर देखता है, फिर वो मेई के पास आता है और कहता है कुछ कहा तुमने। मेई कहती है कुछ भी तो नहीं कहा, मैं क्या कहूँगी। सचिन का मैंने कुछ कहा। सचिन का कहते हैं नहीं तुमने कुछ नहीं कहा। वेल वांग जी तुम अगर मुझे घर तक छोड़ दो तो अच्छा रहेगा, मिंग जब मेरा वेट कर रहा होगा, लगता है मुझे जाना चाहिए। बाय बाय मेई। मेई कहती है बाय बाय काका। सचिन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। सचिन एक ओमेगा है और उसकी शादी नेम इंजर से हो चुकी है। वांग जी जो कहता है कि जल्दी सामान लेकर आओ। सचिन अपना बैग लेता है और वांग जी के साथ निकल जाता है। मेई जो वहीं बैठ जाती है, वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलती है मॉम क्या गगन ने सब कुछ सुन लिया होगा। मिसेस लान कहती हैं ऑफ कोर्स बेटा सुन लिया होगा और बहुत जल्दी ना तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है अब मुझे ये बता देना। मेई कहती है कोई नहीं है मॉम, मैं तो मजाक कर रही थी, भाई ने जल्दी सुन लिया, मुझे शादी नहीं करनी, मैं नहीं करूँगी। हाँ यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं हम आफ्टरनून का। लेट आफ्टरनून में विंग का कमरा, मतलब वांगजी का कमरा, जहाँ पर विंग जो पूरे बिस्तर पे फैल के सो रहा था, उस पर जो ब्लैंकेट वांगजी उड़ा के गया था वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं है, बेड के नीचे पड़ा हुआ है। विंग का बैग जो विंग के पैरों के पास रखा हुआ था कल रात को, वो भी बेड के नीचे पड़ा हुआ है, जिसमें से कुछ सामान बाहर भी निकल रहा हुआ है और विंग आराम से घुड़े बेच के सो रहा है। विंग की नींद तब खुलती है जब कोई उसके कानों में हल्के से हवा फूंकता है। विंग एकदम उठ जाता है और कहता है अचिंग परेशान मत करो। तभी फिर से वही होता है। विंग इस बार उठ कर बैठ जाता है और कहता है मॉम इससे कहो नहीं मुझे परेशान करना। हाय। विंग उठकर बैठते हुए मेई को अपने पास पाता है। वो कहता है सिस्टर इन लॉ। मेई कहती है सिस्टर इन लॉ छोड़ो, मेई मेरा नाम, तुम मुझे मेई बुला सकते हो या फिर मैं तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। वेल मुझे ये बताओ कल रात को तुम दोनों के बीच क्या हुआ, मेरे भाई ने कुछ किया भी क्या नहीं, या फिर बोरिंग सा इंसान कुछ नहीं किया, तुम दोनों रात में सोए गए। विंग जिससे शर्म आ रही थी बताने में, मेई कहती है शर्माओ मत, मुझे साफ साफ बताओ, अगर तुमने नहीं बताया ना मुझे लगता है मेरा भाई 8-10 साल तो ले ही रहेगा तुम्हें इतना सा टच करने में। मेई विंग के चिक्स पर हल्के से उंगली से पिंच करते हुए बताती है। विंग कहता है सच में। मेई कहती है हाँ मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम्हें खुद स्टेप लेना होगा, होता है ना बोल्ड बनना होगा, तुम्हें खुद भाई को अपनी तरफ खींचना होगा। आज रात को जब वो आए ना तो मैं तुम्हारे लिए नाइट सूट लेकर आई हूँ, वो पहनना और भाई को एकदम गेट पे पुश कर देना। उसके बाद विंग कहता है इसके बाद मेई काफ़ी सारा प्लान बताती है विंग को। विंग कहता है इससे काम बनेगा। मेई कहती है हाँ बिल्कुल बनेगा, तुमने अगर नहीं किया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पक्का करना ही है। विंग कहता है ठीक है। मेई विंग को फ्रेशन अप करवाती है और उसका रूम साफ़ करने में उसकी हेल्प करती है। लान मैंशन में ज़्यादातर सर्वेंट्स नहीं हैं और कोई किसी के पर्सनल रूम में तो सर्वेंट्स को जाने भी नहीं देता है। एक लौता सर्वेंट है जो खाना बनाने में मिसेस लान की मदद करता है, क्योंकि मिसेस लान हाउस वाइफ है और उन्हें खाना बनाना खुद से पसंद है। वो किसी को फोर्स नहीं करती हैं कुछ भी करने के लिए, वो अपनी मर्ज़ी से ये काम करती हैं। विंग जो नीचे आता है रूम साफ़ करने के बाद में, मेई और विंग दोनों मिलकर अपना लंच करते हैं। विंग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और ब्रंच भी नहीं किया क्योंकि वो लेट उठा है। लंच किया है मैडम लान और मेई के साथ बैठकर। मैडम लान के साथ मिल करके विंग जो डिशेज को क्लीन कराने में भी हेल्प करता है। विंग कोई काम नहीं करता, उसे इंटरेस्ट ही नहीं कुछ करने में। विंग अपनी मर्ज़ी से एक हाउस मेकर बन के रहना चाहता है, उसकी इच्छा ही यही है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और पढ़ना नहीं चाहता है, वो अभी भी कॉलेज में है। मेई और विंग दोनों ही कॉलेज में है और वो दोनों का कॉलेज अभी सेम ईयर में है, सेकेंड ईयर। वो दोनों साथ में कॉलेज जाया करेंगे, ये डिसाइड हुआ है। पढ़ने में तो विंग ठीक है, उसे शौक़ भी है पढ़ने का, पर वो काम नहीं करना चाहता है। वो घर में अच्छे से रहना चाहता है बस यही, और अपने हैंडसम से हस्बैंड को खुश करना चाहता है। ये उसका सिंपल सा प्लान है।
दोपहर में लंच के बाद में अब हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पर विंग अपने कमरे में अपना नाइट सूट पहन करके बिल्कुल रेडी है। सब लोगों ने अपना डिनर कर लिया है, वांग जी लेट ही आता है और वो डिनर करके आएगा कमरे में। विंग जो वांग जी का वेट कर रहा है, जब काफ़ी टाइम हो जाता है और वांग जी नहीं आता है तो विंग बस उसे कर्ज करने लगता है। तुम इतनी देर हो जाती है, ये आया क्यों नहीं अब तक? मेरे हस्बैंड को तो जल्दी आना चाहिए ना, उसकी कल ही शादी हुई है। और वैसे भी आज तो उसे काम पर भी नहीं जाना चाहिए था, मेरे साथ बैठना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थी, मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था। पता नहीं कहाँ भाग गया है। हाँ, कैसा बोरिंग इंसान है ये। कुछ समझता क्यों नहीं है। तभी दरवाज़ा हल्के से खुलता है और विंग देखता है उसका हस्बैंड आ रहा है। तो विंग बेड पर एकदम ऐसी पोजीशन में बैठ जाता है जैसे कि वो वांग जी को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा हो। वांग जी जब दरवाज़ा खोलता है और उसके हाथ में जो बैग था ना, वो वहीं गिर जाता है, क्योंकि ये जो नज़ारा उसने अभी देखा अपनी आंखों के सामने, वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और हल्के से उसकी तरफ देखते हुए ही अपनी आँख को ब्लिंक कर देता है, उसे आँख मारता है, जिससे तो वांग जी का गला ही एकदम सूख जाता है। विंग अब बहुत ही अलग वे में उठकर, एकदम सेडक्टिव वे में उठकर बेड से वांग जी के पास आता है, जहाँ पर विंग ने अलग तरीके के काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग और थिन क्लॉथ्स पहने हुए थे। विंग वांग जी को टाई पकड़ के अंदर की तरफ खींचता है और दरवाजे पर पिन कर देता है, दरवाज़ा भी बंद कर देता है। अपने दोनों हाथों के बीच में वांग जी को वो कैद करने की कोशिश करता है। विंग की हाइट 2 इंच से छोटी है वांग जी से, लेकिन वो उसके कद काठी के लगभग बराबर है। इसलिए विंग जो वांग जी की आंखों में देखते हुए बोलता है, वेलकम बैक हस्बैंड। वांग जी जो बस विंग की तरफ देखे जा रहा था, उसकी आंखों में, उसके लिप्स को, उसके उसके गले को, उसके नेक बोन को, और फिर उसकी आंखें और नीचे जा पाती उससे पहले ही विंग ने उसकी आंखों पे अपने हाथ रख दिए और फिर अपने हाथों को हटाते हुए वांग जी की आंखों पर उसने किस किया। वांग जी अभी भी अपनी जगह पर स्थिर था। कोई ओमेगा इतना बोल्ड कैसे हो सकता है? वो सच में हैरान है, लेकिन हाँ, उसका ओमेगा लिटरली काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। वांग जी विंग की तरफ देखता रहता है। वांग जी की तरफ देखते हुए ही विंग उसके चीक्स पर किस करता है और कहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना? वांग जी जिसका पारा अब चढ़ चुका था, वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसकी बैक के पीछे करते हुए बोलता है। ऐसे बोलते हुए वांग जी खुद इनिशिएटिव लेते हुए विंग के नेक पर किस करने लगता है। दरअसल बात ये नहीं है कि वांग जी ये सब कुछ विंग के साथ करना नहीं चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है शादी के बाद, लेकिन बात यह है कि वो विंग को थोड़ा टाइम देना चाहता था, एडजस्ट होने के लिए, उसे समझने के लिए। लेकिन अगर विंग पहला मूव बना चुका है तो वांग जी इसमें और कुछ नहीं कर सकता। वांग जी लेकर विंग को बेड पे गिर जाता है और वहाँ पे जाकर विंग के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर पिन करके बोलता है, तुम्हें ये किसने सिखाया? विंग कहता है, किसी को सिखाने की ज़रूरत है क्या? मैं खुद से नहीं सीख सकता। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने सिखाया? वांग जी का सीरियस चेहरा देख करके विंग को थोड़ा डर लग गया, तो वो कहता है, मैंने इंटरनेट से सीखा है। वांग जी विंग के चीक्स पर अपना एक हाथ रखता है और उसके चीक्स पर किस करते हुए बोलता है, आइंदा से ऐसा कुछ कहीं से मत सीखना। विंग पूछता है, क्यों क्यों आपको बुरा लगा? तो फिर तुम्हें जो कुछ सीखना है तुम मुझसे डायरेक्ट पूछोगे, मुझसे सीखोगे, इंटरनेट से नहीं। विंग इन बातों पे अंदर से काँप गया था। वो वांग जी से क्या पूछ सकता है, क्या सीख सकता है? विंग पूछ लेता है, मैं क्या सीखूंगा आपसे? जो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। क्या क्या मतलब? विंग फिर अपनी बातों पर रिग्रेट करता है, क्योंकि वांग जी उसे बहुत सारी चीज़ें बोलकर सिखाता है जो उसे सच में एकदम एकदम शर्म से पानी पानी कर देती हैं। वो सारी चीज़ें जो उसे पता भी नहीं थी कि शादी के बाद होती हैं, वो भी उसे पता चल गई। जिसके बाद उसका था कि ये सब होता है और मैं उसे ये सब करने के लिए बोल रही थी। लिटरली वो मई की जान ले लेगा। विंग बोलता है, मेरा मतलब वो सब नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है, सॉरी। पर मैं पता है मुझे तुम तैयार नहीं हो। आइंदा से मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करना। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस बता रहा हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के सर पर हाथ फेरते हुए चला जाता है बाथरूम में।
बात लेने के लिए और अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए, क्योंकि उसके ओमेगा ने उसे टर्न ऑन तो कर ही दिया है। विंग वहाँ से उठता है, अपने कपड़े चेंज करता है और सीधे मई के कमरे की तरफ जाता है और मई के रूम को जाकर के बजाने लगता है, मई मई बाहर आओ तुम। मई दरवाज़ा खोलती और बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें तो अभी भाई के साथ होना चाहिए था ना। विंग मई को अंदर धक्का देते हुए आता है और बोलता है, तुम कितने बेशरम हो, तुम मुझसे क्या करने के लिए बोल रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे 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 जामफू बताते नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि नाइट स्पेंड करने का मतलब वो सब होता है। ची 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 ची, कितना गंदा मीनिंग है। मई विंग के पास आते हुए बोलते हैं, क्या गंदा मीनिंग है विंग, तुम बेवकूफ़ हो। विंग कहता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम बेवकूफ़ हो। मई कहती है, तुम बेवकूफ़ हो। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो सब होना बहुत कंपलसरी है। अगर भाई वो सब नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब वो किसी और से प्यार करते हैं। विंग कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बताते ना। अल्फ़ा बताते नहीं हैं, करते हैं। वो चीट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तुम कैसी लड़की हो, तुम अपने भाई और ब्रदर इन लॉ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही हो। बहुत गलत इंसान हो तुम। मई जो कहती है, मैं गलत हूँ, ठीक है, भाई भी गलत है। तुम देखो विंग, कोई भी ओमेगा क्यों ना हो, उसे अपने हस्बैंड को अपने काबू में रखना चाहिए, अपने हाथों में बांध के रखना चाहिए। इसके लिए तुम्हें जा करके भाई से बात करनी चाहिए। अगर उनका कोई अफेयर है ना तो वो तुरंत तुम्हें बता दे, जाओ। विंग कहता है, मैं पूछ लूँगा, तुम देखो। विंग जाता है वापस से वांग जी के पास। वांग जी जो बात लेकर आ चुका है और अपने बालों को सुखो रहा था। विंग अंदर आता है और बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विंग के चेहरे को देखकर ही वांग जी समझ गया था कि कोई और खुराफाती ज़रूर हुई है। वांग जी पूछता है, विंग कहता है, आपका कहीं क्या आपका कहीं अफेयर चल रहा है? अगर चल रहा है तो मुझे बता दो, और जिसके साथ चल रहा है ना मुझे ये भी बता दो। मैं जा कर के उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने उसे छठी का दूध याद नहीं दिला दिया ना तो मेरा नाम भी विंग नहीं। मैं उसे इतना मारूंगा ना, मार मार के उसकी भुजिया बना दूंगा, चटनी बना दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मैं उसे। वांग जी विंग को देखता रहता है। ये लड़का क्या बोल रहा है, इसे समझ आ रहा है। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर नहीं है, ठीक है, हमें 6 दिन बाद हनीमून पर निकलना है, तैयार रहना। विंग कहता है, तैयार रहने में क्या है, बैग तो सारे जमे रखे हैं, सारे कपड़े तो पैक हैं, कुछ कपड़े बाहर निकाले हैं, वो बैग में रखना बाकी है। हाँ, आपकी पैकिंग करनी होगी। वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, उसके लिए नहीं, जो तुम अभी करना चाहते थे उसके लिए। विंग कहता है, अच्छा, उसके लिए, ठीक है, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। वांग जी पूछता है, आर यू श्योर? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी हंसने लगता है। वांग जी को सच में इस बात को सुनकर बहुत हंसी आई थी। विंग का ये बचकाना बनना उसे बड़ा, उसके मूड को थोड़ा लाइट कर देता है। अभी वो मीटिंग रूम में चिल्ला कर आया था, इतने सारे भाषण सुना के आया है लोगों को, क्योंकि उसकी कंपनी में काम सही से नहीं चल रहा था। लेकिन घर आने के बाद उसका पूरा मूड लाइटन अप हो चुका है। वांग जी मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, तुम जाओ शावर ले लो, फिर हमें सोना भी है। विंग कहता है, ओके। विंग जाता है, शावर लेके आता है। जब वो शावर लेके आता है तो वांग जी को बेड पर लेटे हुए किताब पढ़ते हुए पाता है, और दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। विंग जा करके वांग जी के पास में लेट जाता है और रोल करते हुए वांग जी के सीने पे जाके अपना सर रख लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? मुझे ऐसे ही सोना है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वांग जी कहता है, नहीं। विंग वहीं पर वांग जी को हक करके सो जाता है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे ही विंग को हक करके वहीं सोया रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग अपनी एक्शन से वांग जी को बहुत अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि सुबह सुबह विंग वांग जी को उठाता है, बोलता है, संफू संफू गुड मॉर्निंग। वांग जी भी कहता है, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए चाय बना के लाया था, आप कॉफ़ी पीते हैं चाय? दोनों। तो मैं चाय लेकर आया हूँ, आप चाय पियेंगे मेरे साथ? वांग जी कहता है। इसके बाद वांग जी जो फ्रेश अप होकर आता है और विंग के साथ बैठ करके अपनी टी को एंजॉय करता है। दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोपहर में वांग जी विंग को बोलता है कि अगर विंग चाहे तो उसके साथ ऑफिस आ सकता है, ऑफिस देखने के लिए। विंग कहता है कि वो क्या करेगा, लेकिन वांग जी बोल देता है कि अगर आना हो तो वो आ सकता है। विंग वांग जी के साथ ऑफिस जाता है। ऑफिस में विंग देखता है कि वांग जी की पर्सनल सेक्रेटरी
एक ओमेगा है। वो लड़की वांग जी के हमेशा करीब ही घूमती रहती है और विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विंग देखता है कि वांग जी ने विंग को तो अपने सामने वाले ऑफिस में कुछ देर के लिए वेटिंग में बिठा दिया है और वो अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। जहाँ पर वांग जी अपने डेस्क पर बैठकर अपने कंप्यूटर में काम कर रहा है, वहीं पर उसकी सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई है वांग जी की तरफ। वो उसके कंप्यूटर में कुछ तो कर रही है। साथ ही उसकी जो डीप नेक वाला जो शर्ट है ना, उससे उसका ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग है, जो ऑब्वियसली वांग जी को दिख रहा होगा। विंग को इतना ज़्यादा जेलस महसूस होता है ये देखकर कि क्या ही बताए। और उसे कल रात की बातें याद आती है, जब मैं ही ने कहा था कि हो सकता है वांग जी का कहीं अफेयर चल रहा हो। ये सोच कर ही ना विंग का दिमाग ख़राब हो गया था। विंग किसी और चीज़ को गौर नहीं करता है। वो सीधे कैबिन का दरवाज़ा खोलता है वांग जी के और अंदर जाता है और साथ ही उस लड़की को दूर करते हुए बोलता है, दूर रह के काम किया करो और तुम ऐसे कपड़े पहनकर कल से बिल्कुल मत आना। वो लड़की बहुत हैरान थी। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी। वांग जी बोलता है, विंग। विंग बोल देता है, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है, ये आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। आपको इतना समझ नहीं आ रहा है, ये इतना ज़्यादा डीप नेक वाला कपड़े पहन के आती है और आपके पास खड़े होकर के इतना झुक झुक कर क्यों काम कर रही थी। सीधे सीधे खड़े होकर काम नहीं किया जाता है। या फिर दूसरा कंप्यूटर ले लो, इतने सारे कंप्यूटर नहीं है क्या पूरे पूरे के पूरे बिल्डिंग में। तुम मेरे हस्बैंड के पास ही क्यों मंडरा रही हो और किसी के पास जाके काम क्यों नहीं करती हो और किसी को हेल्प क्यों नहीं करती हो, इनके पास ही क्यों हो। वांग जी विंग को देख रहा था और वो सेक्रेटरी भी बस विंग को ही देख रही थी। उसे तो पता भी नहीं है उसका बॉस मैरिड है और उसका कोई हस्बैंड भी है जो यहाँ पर मौजूद है। वो लड़की कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। विंग कहता है, काहे की गलतफहमी, कोई गलतफहमी नहीं है, मैं अच्छे से समझता हूँ सारे ओमेगास को। किसी अल्फ़ा को देखा नहीं, और वो भी इतने हैंडसम से अल्फ़ा को। हैंडसम लोगों पर तो हर किसी का दिल आ जाता है। मेरा हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं मेरे हस्बैंड को कमरे में बंद करके रखूँ, लॉक करके, किसी को देखने भी ना दूँ। वांग जी हैरान था विंग की बातों को सुनकर और उसे हंसी भी आ रही थी। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, सॉरी, पर इससे कहीं दूर रह के बात करें, वो मैरिड है। विंग हैरान था। वो कहता है, क्या ये मैरिड है? फिर भी इनको ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए ना, मतलब गलत बात है। वो लड़की हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, सही कहा, मुझे ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने का शौक़ है। और रही बात बॉस की, तो बॉस ऐसे वैसे कोई इंसान नहीं है, तुम चिंता मत करो। अगर उन्होंने तुमसे शादी की है तो वो तुमसे ही प्यार करते होंगे, मेरे झांसे में नहीं फंसेंगे। और वैसे भी मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग एकदम चुप हो गया था, एकदम चुप। उसका मुँह ही बंद हो गया था अब, क्योंकि ये जो लड़की है ना, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है। इतना ज़्यादा सुनने के बाद में, सुनाने के बाद भी वो बहुत आराम से बात कर रही है। अगर इस लड़की की जगह कोई और होता तो अब तक तो चिल्ला जाता या फिर पता नहीं क्या क्या सुना देता कि उसकी बॉस की वाइफ को इतनी भी समझ नहीं है कि वो लोग काम कर रहे हैं तो काम करने में इतना तो चल जाता है, कभी कभी हो जाती हैं मिस्टेक्स। खैर, वांग जी जो इवनिंग में विंग को घर लेके आता है, घर लाते हुए वांग जी के फेस पर पूरे रास्ते एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि उसने अब तक बस सुना था कि पॉसेसिव होना क्या होता है, पर आज उसने देखा है उसका वाइफ ही कितना ज़्यादा पॉसेसिव हो सकता है उसके लिए। आज वांग जी ने देख भी लिया है और वांग जी को इस बात से खुशी है कि उसका वाइफ ही ऐसा वैसा इंसान नहीं है जो अपने हस्बैंड पे किसी की भी निगाहें बर्दाश्त कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी घर आता है और घर आकर के वो लोग साथ में आज डिनर करते हैं। वांग जी आज जल्दी घर आया था क्योंकि वो विंग को लेकर गया था। जब वांग जी डिनर कर रहा था तो वांग जी के फेस के वो एक्सप्रेशंस जो हल्के से बदले हुए थे, सचिन नोटिस करता है। सचिन जो आज घर आया हुआ है। सचिन अक्सर घर पर आ धमकता है जब भी उसका मन होता है, और नी मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। ये जिस चीज़ में सचिन खुश है वो उस चीज़ में खुश है, इसलिए अगर सचिन अपने घर पे जाना चाहता है एक दिन के लिए तो वो जाने देते हैं। अभी सचिन घर पे आया हुआ था, रात रुकेगा और सुबह होते ही फिर से निकल जाएगा। सचिन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, वांग जी एक बात बताओ, तुम आज कुछ ज़्यादा खुश लग रहे हो। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है, फिर एक बार वो विंग की तरफ देखता है। विंग जिसका खाना उसके गले में एक पल के लिए अटक गया था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है, मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया है। तभी विंग कहता है, खुश क्यों नहीं होंगे, मैंने आज मेरे हस्बैंड को एक उड़ती भिनकती हुई मधुमक्खी से बचाया है। सचिन जो हैरान थे और मैं भी, वो दोनों एक साथ पूछते हैं, किससे। विंग कहता है, इनकी सेक्रेटरी से।
पता है कैसे कैसे काम कर रही थी विंग ना। फिर पूरा जो उसने देखा सब कुछ इतने ज़्यादा दिलचस्प, इतने अच्छे तरीके से बताने लगता है ना कि सब लोग बैठ करके सुन रहे थे। वहाँ पर मिसेस लान मिस्टर लान दोनों थे, वो भी बहुत गौर से सुन रहे थे इन सब चीज़ों को। मैं ही खुद भी बहुत गौर से सुन रही थी। जैसे जैसे विंग बोल रहा था ना कि उसने कैसे उस लड़की को बहुत कुछ सुनाया। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो धीरे से विंग के हाथ को नीचे से पकड़ लेता है। विंग को समझ आता है कि वो ज़्यादा बोल रहा है तो विंग चुप हो जाता है। सचिन जो विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, फिर क्या हुआ, तुमने क्या किया आगे? विंग कहता है कुछ नहीं, बाकी मैं बाद में बताऊँगा, अभी मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है, सोने जाना है। इसके बाद तो दिन यूं ही गुजरने लगे थे। विंग की नौटंकियाँ वांग जी पर भारी पड़ जाया करती थी कभी कभी, और कभी कभी उसे खुश कर दिया किया करती थी। ऐसा है कि विंग की नौटंकियाँ, उसकी जो इतना ज़्यादा चुलबुलापन है ना, जॉली नेचर, वो वांग जी को आजकल खुश करने लगा था। विंग और वांग जी की शादी को 5 दिन तो हो चुके हैं। 2 दिन बाद वो लोग हनीमून पर जाएंगे। उससे पहले विंग और वांग जी को एक बार अपने इन लॉज के घर जाना है। विंग जो बोलता है, ओके तो मैं आज मेरे मॉम के घर जाऊंगा फाइनली। उस साइड ऑप्शन को तो मैं जाके बताऊंगा कि मेरा हैंडसम सा हस्बैंड कितना ज़्यादा अच्छा है। वो मुझे रोज़ सुनता है, मेरी रोज़ बातें मानता है, कितना कुछ करता है मेरे लिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। वांग जी विंग के पास बैठ करके सामान पैक करने में विंग की हेल्प कर रहा था। वांग जी पूछता है, साइड ऑप्शन? विंग कहता है, हाँ साइड ऑप्शन। जियांगचेंग है ना, वो खुद को मेरा साइड ऑप्शन बोलता है। पता है क्यों? क्यों? असल में मैं और वो दोनों ब्लड रिलेटेड भाई नहीं है ना, इसलिए उसका था कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं उससे शादी कर लूँ। पता है शादी वाले दिन भी बोल रहा था वो कि मैं तेरा बैकअप प्लान हूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ मेरे साथ भाग चल। विंग की इस बात को वांग जी ने बहुत सीरियस ले लिया था। विंग को पता है ये चीज़ मजाक में है, पर उसने जिस तरीके से बोला उस तरीके से सुनने में वांग जी ने उसे बहुत सीरियस ले लिया था। वांग जी कहता है विंग चुपचाप था, एकदम चुपचाप। पूरे रास्ते वांग जी विंग से बात नहीं कर रहा था। विंग को अच्छा नहीं लगा क्यों, ये सब क्यों हुआ और क्या हुआ। जब विंग और वांग जी उनके इन लॉज के घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचकर वांग जी बस जियांगचेंग को ढूंढ रहा था। जियांगचेंग जो वहाँ आता है और आते ही सीधे विंग के गले लग जाता है और उसके चिक्स पर किस करते हुए बोलता है, ओहो माय बनी, तुम वापस आ ही गए और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं रख लूँगा और तुम्हारे हस्बैंड को भेज देंगे हम। विंग कहता है, ऐसे कैसे भेज दोगे, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। वांग जी को ये सुनकर अच्छा लगा। मैडम यूँ कहती हैं, फाइनली मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम एक बार चले गए तो तुम्हें अच्छा लगेगा, देखो अब तुम खुद ही आने से मना कर रहे हो। विंग कहता है, मैंने आने से मना नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ घर पे जाऊँगा। आपको पता है मॉम, आपको पता है मॉम, जाम्फू कितने अच्छे हैं। फुजन मुझे शॉपिंग पर भी लेके गए थे। जियांगचेंग कहता है, हम तो जैसे तुम्हें फटे हुए कपड़े पहनाते थे। विंग कहता है, चुप कर तू, कुछ भी बोलता है। पता है मॉम, वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। हाँ, जैसे हम तो तुम्हें बाहर का भीख मांगा हुआ खाना खिलाते थे। मॉम इससे बोलो ना ये चुप रहे। जियांगचेंग चुप रहो तुम। जियांगचेंग चुप हो जाता है। विंग फिर कहता है, पता है मॉम, सचिन का ना वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। हाँ मैं तो चिल्ला चिल्ला के डांट कर बातें करता था तेरे से, है ना। मॉम इससे बोलो ये चुप हो जाए, वरना आज ये मेरे हाथ से पिट जाएगा। जियांगचेंग तुम चुप रहो, उसे बोलने दो, मुझे देखने दो उसके घर वाले कैसे हैं। तभी जियांगचेंग चुप होते हुए बोलता है, ओके ओके, देखो देखो कैसे हैं। विंग वहाँ पर अपनी मॉम को फिर बताता है, मॉम वहाँ मेरी एक कज़न, पता है वहाँ मेरी ये सिस्टर इन लॉ है ना, वो भी बहुत अच्छी है, उसका नाम मेई है। मेई मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है, हम तुम्हारे दुश्मन की तरह हैं। जियांगचेंग की बात पर इस बार अब मैडम ये उठ करके उसके कान को पकड़ ही लेती हैं और कहती हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे नाचिंग, मुझे उससे कुछ बात करनी है, मुझे देखना है कि क्या क्या है उसके फैमिली में, सब लोग कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, और तुम बीच में बंद ही नहीं हो रहे हो। बाहर जाओ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बैठो, तुम्हें उसके साथ बैठना चाहिए, तुम अल्फा हो ना, जाओ। वांग जी वहाँ बैठा हुआ है, उसके पास जाके बैठो। जियांगचेंग कहता है, पर मैं क्यों जाऊँ, डैड बैठे हैं ना वहाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है मत जा, लेकिन अगर एक शब्द और बोला ना तुमने तो देखना मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटूंगी। जियांगचेंग कहता है, ठीक है नहीं बोलूँगा। विंग एकदम ठेंगा बताते हुए जियांगचेंग को चिढ़ा रहा था कि ले बेटा ले, और बीच में बोल और बीच में कर हरकतें। मैडम यू विंग के पास आके बैठती है और कहती है, हाँ बेटा तुम कुछ बोल रहे थे। विंग कहता है, हाँ मॉम, पता है मेरी मदर इन लॉ वो बिल्कुल आपकी तरह हैं,
बहुत स्वीट, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, मुझसे बहुत अच्छे से बातें करती हैं। और पता है वो खाना खुद बनाती हैं। यहाँ तो हम तुझसे ही बनवाते थे, पूरे मोहल्ले का खाना है ना, पूरी कॉलोनी का। अब तो मैडम यू ने घूर कर जियांग चेंग को देखा। जियांग चेंग तुरंत खड़े होते हुए बोलता है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ब्रदर इन लॉ के पास जा रहा हूँ, वहीं जाके उनसे बातें करूँगा, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ। विंग तुम बताओ और क्या है, तुम्हारे फादर इन लॉ वो कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं मॉम, बिल्कुल डैड की तरह है। उन्होंने मुझे मुझे पैसे भी दिए। हाँ हम तो तुझसे पैसे छीन लेते थे। जियांग चेंग को अब एक उड़ती हुई चप्पल मिलती है। जियांग चेंग कहता है जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जियांग चेंग वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब उसे पता है अगर उसने एक शब्द और बीच में बोला ना तो उसे इस बार डंडे से मार पड़ेगी। चप्पल तो वो खा ही चुका है। जियांग चेंग वहाँ से भाग गया। विंग जियांग चेंग की तरफ देखते हुए बोलता है मॉम आपने बहुत अच्छे से मारा इसे, मुझे बड़ा मज़ा आया। तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता है एक और मार जाकर। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं। विंग कहता है मैं मजाक कर रहा था, चलो ना मॉम उनके पास ही जाके बैठेंगे। विंग जाने लगता है। मैडम यू से पकड़ती है और अपने पास बिठाते हुए बोलती है कितनी जल्दी है विंग, इतने दिनों के बाद तो आए हो, दो पल रुको, मुझसे बातें करो और बताओ और क्या चल रहा है। विंग कहता है बहुत बढ़िया, अभी मैं और फुजुन हम दोनों हनीमून पे जाने वाले हैं। मेरे बिना हनीमून? मुझे भी रात लेके जाओ, मैं तुम्हारा पैकेज हूँ, मैं तुम्हारा बाय प्रोडक्ट हूँ। नहीं नहीं मैं तुम्हारा साइड ऑप्शन हूँ, मुझे लेके जाओ, मैं तुम्हारा बैकअप प्लान हूँ, मुझे लेके चलो विंग। जियांग चेंग गया नहीं था, वहीं वॉल के पीछे छुप करके ये सब सुन रहा था। मैडम यू जियांग चेंग को इतनी बुरी तरीके से घूर रही थी कि इस बार अगर वो नहीं गया तो पक्का वो पिटेगा। जियांग चेंग वहाँ से निकलता है, बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, चलो पक्का मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है ये नहीं जाएगा मॉम, मैं इसे करके आता हूँ। जियांग चेंग कहता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इससे पहले कि जियांग चेंग जाता वहाँ पर वांग जी ही आ गया, साथ ही जियांग फैमियन भी। वांग जी वहाँ आते हुए बोलता है विंग हमें चलना है। विंग कहता है इतने जल्दी कि हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? वांग जी विंग के पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है, बोलता है हम दोबारा आएंगे बाद में। विंग कहता है ठीक है मॉम मैं जा रहा हूँ। मैडम यू कहती हैं बेटा कुछ देर और रुक जाते तो। आंटी हमें जाना पड़ेगा, वो हमारा टाइम हो रहा है। जियांग फैमियन जो खुद भी विंग को रोकना चाहते थे। मैडम यू कहती हैं बेटा तुम आंटी ना बोलो मॉम बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मतलब अगर तुम कंफर्टेबल हो। यस मॉम। विंग जो खुश हो गया था वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है वाह देखो मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है ना मॉम, बिल्कुल 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 आपके ड्रीम बॉय की तरह। आपको देखो तुरंत मॉम भी बोल दिया कितना अच्छा है मेरा हस्बैंड। देख आज इनको वो जलाने के लिए अपने हस्बैंड से और ज़्यादा चिपक रहा था और जियांग चेंग की जल भी रही थी, इसलिए नहीं कि उसे जलन हो रही है बल्कि इसलिए कि विंग उसे सता रहा है, परेशान कर रहा है। पर वांग जी मतलब जियांग चेंग खुश भी था और उसके वो खुशी वाले एक्सप्रेशन थे ना वो भी दिखाई दे रहे थे। जियांग चेंग विंग के पास आता है, बोलता है देख लेना मैं भी तेरे से अच्छा ओमेगा ढूंढ के लेके आऊँगा जो मुझसे प्यार करे और मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाए, तेरी तरह नहीं कहीं भी निकल जाता है, मुझे वो मेरे पास चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है ये मेरे पास रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। वांग जी की बात पर विंग एकदम लाल पीला नीला हो गया था और उसके मम्मी पापा वो भी बहुत खुश थे। वांग जी की इस हरकत से जियांग चेंग के मन में भी एक अलग ही भाव उठ आया था, जैसे कि वो समझ गया हो कि वांग जी विंग को प्रोटेक्ट करेगा। जितना पॉसेसिव जियांग चेंग है विंग के लिए उतना ही वांग जी भी है। वांग जी फिर फाइनली वहाँ से विंग को लेकर के चला जाता है। वो लोग अपने घर पहुँचते हैं, उन्होंने पहले से तैयारी कर ली है अपने हनीमून पे जाने की और उन्हें आज निकलना है क्योंकि उन्हें पहुँचने में भी पूरा एक दिन लग जाएगा, क्योंकि वो घूमते घूमते जाएंगे काफ़ी जगह पर, क्योंकि वो लोग फ़्लाइट से जाने की जगह बाय रोड जाना प्रेफर कर रहे हैं। कुछ जगह से फ़्लाइट से जाएंगे और कुछ जगह से बाय रोड जाएंगे। इस हिसाब से वो लोग एक पिकनिक मनाते हुए अपने हनीमून को एंजॉय करेंगे। वांग जी और विंग पूरे रास्ते बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली विंग जो कि अपनी पटर पटर से वांग जी का दिमाग बिल्कुल ख़राब कर देता है, या कहो उसे साथ में आसमान पर चढ़ा देता है, क्योंकि वो वांग जी की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा था और कुछ ना कुछ कहे ही जा रहा था। वांग जी को इससे इरिटेशन नहीं हो रही थी, अच्छा ही लग रहा था। हाँ एक पल को उसे लगा कि ये चुप क्यों नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद ही हंस पड़ता क्योंकि उसे पता है कि विंग चुप नहीं होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फाइनली वो हांगकांग अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। दोनों बहुत थक चुके हैं।
विंग अपने रूम में जाता है और वहाँ जा कर के सारे कपड़े इधर उधर फेंक कर, बैग को इधर उधर पटक कर, शावर ले करके बाहर आता है और सीधे बेड पर लेट जाता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही है। वांग जी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए जब ऊपर आता है तो देखता है कमरे का बिखरा हुआ हाल, लेकिन वो विंग से कुछ नहीं कहता है क्योंकि विंग तो पहले ही सो चुका है। वांग जी सारे सामान को समेट कर रखता है, खुद भी शावर लेता है, फिर आकर के बेड पर लेट जाता है। कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि वो एक भारी भरकम वजन वाला इंसान जो हर बार उसके सीने पर सर रख के सोया करता है, फिर उसके ऊपर आकर के झमक गया है। किसी कॉलर बेर की तरह उसे फिर से जकड़ लिया है। वांग जी को अच्छा लगता है विंग जब उसे ऐसे जकड़ के सोया करता है। विंग उसे इतने ही जकड़ के सो गया। वांग जी भी अपनी नींद के आगोश में खो जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होते ही विंग की मीठी सी आवाज़ के ज़रिए वांग जी जागता है। विंग और वांग जी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर पूरे हांगकांग में घूमने लगते हैं। काफ़ी सारी जगह घूमते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं। वांग जी अपने एक्शन से विंग को कितना प्यार करता है ये बताता है, वहीं विंग अपने शब्दों से जो भी मन में आता है वो सब कुछ वांग जी को साफ साफ कह देता है, जिससे वांग जी भी खुश रहता है। रात में जब वो वापस आते हैं तो आज उनका हनीमून का पहला दिन था। विंग जो पूरी तरीके से अब प्रिपेयर्ड है वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी ने पहले ही कहा था कि विंग को अपने माइंड में प्रिपेयर रहना है। कमरे में वांग जी देखता है विंग अकेला बैठा हुआ है। वांग जी विंग के पास आता है, उसके करीब आते हुए उससे बहुत ही प्यार से पूछता है, तुम तैयार हो? विंग कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तो उसकी बेशरम जो आदत थी ना, वो भी उसके साथ देने से मना कर देती है। उसे शर्म आ रही थी। वो कुछ नहीं बोलता है, बस अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है, जिस साइलेंस को वांग जी हाँ में ले लेता है और फिर वो अपना काम करना चालू कर देता है और विंग उसका पूरा साथ देता है। इसी साथ के साथ में हम आज के एफ को एंड करते हैं। ये वन शॉट एफ है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड जो ये वाला जो सीन है ना, ये आप अपने दिमाग में अपने अनुसार बना सकते हैं, अपने अनुसार इसको फॉर्म कर सकते हो। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो भी आप मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और एफ में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय स्वीटीज़।